नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न। और ये सेट नंबर 24 है। इसके पहले 23 सेट हो चुका है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो आते हैं नंबर क्वेश्चन 1 पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उत्तर गुप्त युग में, गुप्त वंश की बात कर रहा है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय था जो कि उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शंस हैं हमारे कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, वो प्रसिद्ध हो गया। इसका सही जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी। सी इसका सही जवाब था। तो देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गुप्त युग से जुड़ा हुआ है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। जो भी पॉइंट्स होंगे दोस्तों उसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे से पूछ ही लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये एक बौद्ध यूनिवर्सिटी है। क्या है? बौद्ध यूनिवर्सिटी है। कहाँ है? ये है राजगीर में। राजगीर कहाँ पे है? तो ये है बिहार के नालंदा जिला में, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी। और वहीं पे बौद्ध शिक्षा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नेपोलियन या फिर भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ये भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। दोस्तों आपको जवाब पता होता, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर ए, बी, सी या फिर डी करके डाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। नेपोलियन का सेंस क्या होता है? नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने कभी पराजय नहीं माना। तो समुद्रगुप्त जो थे कभी भी पराजय का सामना नहीं किया, उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। इसीलिए वी ए स्मिथ जो थे वो एक इतिहासकार थे। उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो आप देख पा रहे हैं कि अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे गुप्त वंश से आए हैं, इसलिए एग्जामिनेशंस में पूछे गए सारे क्वेश्चन। तो गुप्त वंश को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो एक बार पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेके आऊंगा मैं, जो गुप्त वंश के ऊपर ही रहेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ऑप्शन इसका सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे उन्हीं के राजकवि थे कालिदास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा में कई बार देखा गया है, खासकर रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम किसका नाम था? हुमायूं का, शाहजहां का, जहांगीर का और अकबर का। इनमें से बताना है कि खुर्रम किसका नाम था। तो इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चीनी यात्री फाहियान, फाहियान का नाम सुना होगा। फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। ये एक बौद्ध भिक्षुक था। बेसिकली जो था ये एक बौद्ध भिक्षु था जो कि चीन से बाहर निकला था। और ये इन्होंने 3 देश की यात्रा की थी। वो है श्रीलंका, इंडिया और नेपाल। 3 देश की इन्होंने यात्रा की थी। और नेपाल में जो कपिलवस्तु लुम्बिनी है वहाँ पे भी ये लोग गए थे। तो फाहियान का कहीं कहीं नाम जो आपको, फाहियान का नाम फाशियान भी मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? फाशियान भी इसका नाम मिलेगा। फाशियान, तो फाशियान या फाहियान पूछ दे तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वही कि चीनी यात्री जो फाहियान था या फाशियान था वो किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसका सही जवाब क्या है? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में ही फाशियान जो है वो भारत आया था। ये क्या था? एक चीन का बौद्ध भिक्षु था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन जो था ये अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था हर्षवर्धन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है 590 से 647 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 647 तक इनका कार्यकाल रहा। और प्राचीन कह रहा है कि हर्षवर्धन अपने सभी धार्मिक सभाएं कहाँ करता था? तो मथुरा, प्रयाग, वाराणसी और ताम्रलिप्ति। इसका सही जवाब है प्रयाग। प्रयाग कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास प्रयाग, आपने सुना होगा। तो प्रयाग में ही ये अपनी सारी बौद्ध सभाएं, धार्मिक सभाएं किया करता था। और ये अंतिम हिंदू शासक था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यानी पंचायती राज का जो प्रणाली, पंचायती राज अपने नाम जानते होंगे, तो पंचायती राज इंडिया में सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो मैं बता दूं, जो पंचायती राज है वो 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। उनके द्वारा राजस्थान के नागौर में स्टार्ट किया। कहाँ पे? नागौर। नागौर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? नागौर में। नागौर राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन यही है, पहले पूछ दिया जा सकता है कि पहली बार पंचायती राज प्रणाली कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो नागौर राजस्थान में। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों शेयर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? अच्छा, एक चीज बताइए कि सुएज नहर का ही क्यों क्वेश्चन लिया गया? और भी बहुत सारे नहर है। सुएज नहर का नाम इसलिए लिया गया कि सुएज नहर कहाँ है? सबसे पहले ये है लाल सागर, ये है लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कनेक्शन बनाता है सुएज नहर। कौन बनाता है? सुएज नहर कनेक्शन बनाता है बिजनेस के लिए। ये एक रास्ता, एक वे है। ठीक है, तो वहाँ से सुएज नहर जो है, यहाँ से रास्ता बनाता है लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच, इसलिए ये फेमस हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? वो है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। गहराई कितनी है? 10 मीटर गहराई है। और इसका जो चौड़ाई है वो है 48 मीटर। 48 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर गहराई है और 168 किलोमीटर ये लंबा है। किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो कहता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1879, 1879 में, 1859 में, 1852 में और 1900 में। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1859। कब हुआ था? 25 अप्रैल को हुआ था। 25 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1859 को सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच एक व्यापारिक रास्ता बनता है। 168 किलोमीटर लंबा है, 10 मीटर गहरा है और 48 मीटर चौड़ा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है या कहाँ दिखता है। इसका जवाब क्या होगा? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी बी इसका सही जवाब है। अब अरुणाचल प्रदेश में कहाँ दिखता है? डोंग एक शहर है। क्या नाम है? डोंग। डोंग एक शहर है, वहीं पे दिखता है। और ये किस जिला में है? यह अंजाव एक जिला है। अंजाव एक जिला है। अंजाव जिला के डोंग शहर में ही एक छोटा सा शहर है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। वहीं पे सबसे पहले सूरज दिखता है। तो क्वेश्चन इतना डीप में तो नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखता है। तो आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर कभी ना कभी शहर या गांव का नाम पूछ दिया जाए तो डोंग होगा और जिला कौन सा है? अंजाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा बांध जो है, डैम है, सबसे लंबा है? हीराकुद बांध, इडुक्की बांध, टिहरी बांध और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हीराकुद बांध। हीराकुद बांध जो है महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है और महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, और किस जिला में अगर पूछा जाए तो ये है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? संबलपुर। संबलपुर जिला में है। अच्छा, सबसे लंबा की बात किया ना, सबसे लंबे की बात किया कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो लंबाई कितनी इसकी? ये लंबाई है 26 किलोमीटर। तो हीराकुद बांध की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये पूछ दिया जाता है हीराकुद बांध के बारे में क्वेश्चन, तो एक ऐसे आता है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। अक्सर यही पूछा था कि किस नदी पर है और सबसे लंबा कौन सा बांध है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं? 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है 2 ट्रेनें चलती है। पहला ट्रेन चलती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारतीय रेल द्वारा चलाती है, भारतीय रेल द्वारा चलाया जाता है। और दूसरा है थार एक्सप्रेस।
थार एक्सप्रेस, ये कौन चलाता है? ये पाकिस्तानी रेलवे चलाते हैं, पाकिस्तानी रेलवे चलाती है। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे चलाती है और समझौता एक्सप्रेस जो है भारतीय रेल चलाती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच दो रेलें चलती है। अच्छा, कहाँ से कहाँ चलती है? जो समझौता एक्सप्रेस है वो लाहौर और यहाँ से अमृतसर का जो अटारी बॉर्डर है, जो भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर से लाहौर तक चलती है, लाहौर तक चलती है, अटारी बॉर्डर से लाहौर तक। क्लियर है? और ये कब चलती है? ये 42 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। कितना? 42 किलोमीटर। और दूसरी जो ट्रेन है आपकी थार एक्सप्रेस, दूसरी जो ट्रेन है आपकी थार एक्सप्रेस, वो कहाँ से कहाँ चलती है? वो चलती कराची से जोधपुर। कहाँ से? कराची से। कराची आप नाम सुना होगा, कराची से जोधपुर जो राजस्थान में है। और ये कितनी चलती है? 381 किलोमीटर चलते, 381 किलोमीटर। और ये कौन चलाता है? ये पाकिस्तानी रेलवे की तरफ से चलता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती है? दो ट्रेनें। समझौता एक्सप्रेस जो शिमला समझौते पे चला था, 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1976 को शिमला समझौता हुआ था और उसी समय से ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू हुआ है। और अब जो है ये भारतीय रेल ने चलाया। अब जो दूसरी ट्रेन है थार एक्सप्रेस, वो पाकिस्तानी रेलवे चलाती है कराची से जोधपुर के लिए। अगले क्वेश्चन पास दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है आप जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज और नॉलेज आपका बढ़ता रहे और आप ऊंचाई पे पहुंचते रहें और सफलता के शिखर को छू लें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होता है भारत में बहुत तरह से, नदी से होता है, नहर से होता है, तालाब से होता है, नलकूप से होता है, वर्षा से होता है। तो आपको ये बताना है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन वो क्या है? नहर है, नदी है, तालाब है, वर्षा है। इसका सही जवाब है नहर। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। तो अब ये कि नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, लेकिन कितना सिंचाई होता है? तो टोटल जितना इरिगेशन होता है, टोटल जितनी सिंचाई होती है अलग अलग सोर्सों से मिला के, उनमें से 40%, कितना? 40% जो सिंचाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ नहर से होता है। 40% सिंचाई किससे होता है? नहर से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तंत्रिका तंत्र शरीर के किस भाग में होता है? तो सबसे पहले ये बता, तंत्रिका तंत्र शरीर के किस भाग में होता है? कमर, धड़कन, मस्तिष्क और पेट। इसका सही जवाब है मस्तिष्क। कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है। और तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? पूरा बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, नर्व सिस्टम इससे काम करता है। तीसरा बात, जो बॉडी को, शरीर को आपके जो वातावरण के अनुकूल बनाता है, वो भी तंत्रिका तंत्र का काम है। अगर आपको कहीं बॉडी में कुछ सेंसिटिविटी होती है, जैसे आपको मैंने कुछ सुई धसा दिया, तो वो जो दर्द होता है वो भी फील कराना तंत्रिका तंत्र का ही काम है। तो बॉडी में जितनी एक्टिविटी होती है जिसका आप महसूस कर सकते हो, सारा कुछ तंत्रिका तंत्र के थ्रू ही होता है। और ये हमारा कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है और ये दिमाग यानी ब्रेन से जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सब देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास और मुंबई। इसका सही जवाब क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से पॉलिटी से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? 1961 में, 1975 में, 1976 में, 1970 में। इसका सही जवाब क्या है? 1976 में। 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश को उगता हुआ सूरज बोलते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। देखिए, चीन एक्चुअली उगता, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ फिर बताता हूँ क्या है। उगते हुए सूरज का देश जापान को बोलते हैं, क्योंकि चीन का कहना है कि सबसे पहले सूरज जो देखा जाता है कहाँ निकलता है? जापान में निकलता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि न्यूजीलैंड भी ऐसा है कि जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है, लेकिन जापान पहले डिक्लेयर हो चुका था, इसलिए जापान को ही मान लिया गया उगते हुए सूरज का देश। और ये किसने बताया था? चाइना ने बताया था। ठीक है, तो इसलिए अगर जापान छोड़कर कभी ऐसा भी एग्जाम में आ जाए, ऐसे आता नहीं उगते हुए सूरज का देश, आप कहीं भी जीके में पढ़ेगा जापानी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इत्तेफाक से कि जापान का ऑप्शन ना दिया रहे, न्यूजीलैंड का ऑप्शन दिया रहे, तो आप न्यूजीलैंड भी ऑप्शन में मार सकते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम में यह पता चला कि न्यूजीलैंड में भी सूरज जो है सबसे पहले निकल जाता है। लेकिन जापान पहले डिक्लेयर हो गया था, इसलिए जापान को एक परमानेंट आंसर मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। रग्बी यूनियन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी यूनियन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और जापान। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वहीं का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी यूनियन। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है वहाँ की करेंसी? न्यूजीलैंड की डॉलर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
6, 5, 7 और 4। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। अच्छा, बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह भी आ सकता है, तो आपको बताना है लाटविया और लिथुआनिया। नाम सुना होगा आपने, लाटविया और लिथुआनिया जो है, लाटविया और लिथुआनिया जो है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका फुटबॉल उसका सही जवाब है। फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए कमेंट में छोड़ रहा हूँ कि कमेंट में आप डालेंगे जवाब कि फुटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आज का यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा क्या थी पहले ये जानते हैं, उसके बाद बताएंगे दास प्रथा का अंत कब हुआ और किसने किया। दास प्रथा क्या होता था कि पुराने जमाने में, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन इतना पता है कि चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन किसी का साक्ष्य नहीं कि दास प्रथा की शुरुआत कब हुई। लेकिन दास प्रथा होता क्या है कि बंदी, किसी को युद्ध में बंदी बना लेना या जीत लेना, या फिर अगर आपके घर में कोई काम कर रहे हैं एक नौकर एक दाई की तरह और उनके बच्चे भी उसी प्रोटोकॉल को उसी रूटीन को फॉलो करते हैं, या फिर आपके जो दासी जो आपके गुलाम हैं, जो आपके अधीन हैं, जो आपकी बातों में रहते हैं, जो आपके घर पे ही रहते हैं और आपके सब काम करते हैं, वो एक गुलामी की तरह, उसको हम लोग दास बोलते हैं। तो दास प्रथा क्या है? एक सिस्टम था, एक प्रथा थी जिसमें लोगों को बंदी बना लिया जाता था। लोगों को बंदी बना लिया, चाहे वो युद्ध में हो, या युद्ध में जीत लिया हो, या युद्ध में बंदी बना लिया हो, या फिर उनको उनका जो एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, वो चलता आ रहा हो, है ना। तो उसी को बोलते थे दास प्रथा। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ वो किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था अकबर के द्वारा। कब हुआ था? अकबर के द्वारा हुआ था। अकबर का नाम आपने जाना होगा, मुगल से वंश से जुड़े हुए हैं अकबर। तो अकबर के द्वारा हुआ था, अकबर महान कहलाते थे। और ये अंत कब हुआ था? ये अंत हुआ था 1562 में। कब हुआ था? 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था। किसने अंत किया था? अकबर ने अंत किया था। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पे बने रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से हम आपसे वेडनेसडे दिन के 2 बजे। जय हिंद, जय भारत। समय याद रखिएगा, संडे और वेडनेसडे दिन के 2 PM पे, 2 बजे दिन में हम आपसे हर दिन मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन लेके, और धीरे धीरे हम और सारे वीडियोस ऐड करना रेगुलर बेसिस पे शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना मिले एक सेट से। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।